Hi there, you're watching It's Not Fake, your one-stop show from Monday to Friday that gets you the critical analysis of the top 5 stories of the day. Let's get started with today's headlines. कभी यूपी के सीएम की रेस में रहे मनोज सिन्हा अब होंगे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। मुर्मू का इस्तीफा मंजूर, सवाल आखिर क्यों रातों रात हुआ बदलाव। चीन की एक और हिमाकत, यूएनएससी में चीन ने उठाया कश्मीर का मुद्दा, भारत ने कहा बाहरी दखल बर्दाश्त नहीं। पहली बार सरकार ने मानी मई में चीनी की घुसपैठ की बात, पूर्वी लद्दाख में चीन की घुसपैठ बढ़ी, रक्षा मंत्रालय ने दस्तावेज अपलोड कर हटाए। अब सोना गिरवी रखने पर मिलेगा 15% ज्यादा पैसा, 31 मार्च 2021 तक उठा सकते हैं छूट का लाभ। आरबीआई ने बैंकों को 90% तक गोल्ड लोन देने की दी मंजूरी। और लगातार 8वें दिन 24 घंटे में कोरोना के 50,000 से ज्यादा मामले। अहमदाबाद के कोविड अस्पताल में लगी आग, 3 महिलाओं समेत 8 कोरोना मरीजों की मौत। तो इन सारी खबरों को आपको एक एक करके बताएंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, उसके पीछे का सच बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से, जो खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जी हाँ, कल 1 साल हुए थे जब जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटाया गया था, धारा 370 को हटाया गया था और कल वो पहली वर्षगांठ थी। कल सब हैरान थे कि कल दिन भर कोई भी ऐसी गतिविधि जम्मू कश्मीर से नज़र नहीं आई, लेकिन रात होते होते एक ट्वीट आया प्रसार भारती का, जिसमें ये लिखा कि जो वहाँ के उपराज्यपाल हैं जीएस मुर्मू, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। उस इस्तीफ़े की मंजूरी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कर दी है। और अब खबरें ये आ रही हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके और यूपी के कदावर नेता जो बीजेपी के हैं मनोज सिन्हा, उनको नए उपराज्यपाल बनाने की बात कही गई है। तो अब ये रातों रात ये फैसला क्यों आया जम्मू कश्मीर में? आपको ये बता दें कि जीएस मुर्मू कल दिन भर वहाँ की लोकल मीडिया से बात करते रहे, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के जो फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स हैं, भविष्य के जो उनके गोल्स हैं, उनके प्लान्स हैं, उनके बारे में भी उन्होंने बात कही। लेकिन शाम होते होते पूरी चीज़ें बदल गई जब ये देर रात उनके इस्तीफे का ट्वीट आया। अब अटकलों का बाजार इस समय गर्म हो गया है कि क्या अटकलें थी, क्या स्पेक्यूलेशंस हैं कि रातों रात मुर्मू को हटाया गया। अगर ये कहें कि मुर्मू लोकप्रिय नरेंद्र मोदी और अमित शाह के करीब नहीं थे, तो नहीं, उनके करीब माने जाते हैं, क्योंकि वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं गुजरात काडर में, जब वो थे गुजरात सरकार में थे। उसके बाद फाइनेंस एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी थे। तो सवाल ये उठता है, आज सवाल ये खड़ा हो रहा है कि मुर्मू को रातों रात हटाने की कुछ ऐसी गतिविधियां जम्मू कश्मीर में चल रही थी जिसकी वजह से उन्हें हटाना पड़ा। अब जो ये खबरें आ रही हैं लोकल मीडिया के हवाले से, सूत्रों के हवाले से, जो वहाँ के जो लोग हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव गतिविधियों को फॉलो करते हैं, उनका ये कहना था कि जीएस मुर्मू और जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे बीवीआर सुब्रमण्यम, उनमें आपस में एक टकराव था, चाहे वो चिट्ठी के लिखने को लेकर हो, फाइल्स की डीलिंग्स को लेकर हो। अक्सर ये सामने अभी खबरें आ रही थी कि जो जीएस मुर्मू के काम करने का स्टाइल था, वो चाहते थे कि बिल्कुल रीच आउट करें ओपनली जाके पब्लिक को, और जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको हल किया जाए बिल्कुल एक अर्नेस्ट तरीके से, अर्जेंसी में। लेकिन बीवीआर सुब्रमण्यम का जो एक तरीका था वो बहुत ही ब्यूरोक्रेटिक था, और एक ब्यूरोक्रेसी की एक बहुत बड़ी लॉबी है जो कि रोड ब्लॉक्स कहीं ना कहीं डाल रही थी, कहीं कहीं पर कुछ ऐसे ऑब्स्ट्रक्शंस खड़े कर रही थी जिसकी वजह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, वहाँ का प्रशासनिक काम है, वो उतनी तेज़ी से नहीं चल पा रहा था। लेकिन कुछ ऐसे बयान भी विवादित दिए हैं जीएस मुर्मू ने कि जिसको लेकर ये अटकलें लगाई जा रही कि शायद वो भी एक कारण हो सकता है कि उन्हें हटाया गया हो। आपको ध्यान होगा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव की बात कही गई थी, तो जीएस मुर्मू ने कहा था कि नहीं, वहाँ का इलेक्टोरल प्रोसेस शुरू करना चाहिए, चुनाव होने चाहिए, और जो राष्ट्रपति शासन है वो बहुत लंबे समय तक नहीं चलना चाहिए, जिसको लेकर इलेक्शन कमिश्नर ने इस बात पर आपत्ति जताई और ये कहा कि जो वहाँ का चुनाव है जम्मू कश्मीर का, वो इलेक्शन कमीशन का यानी कि चुनाव आयोग का डोमेन है, उस पर एलजी को टिप्पणी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ उन्होंने 4G नेटवर्क को लेकर कहा कि उसकी बहाली करनी चाहिए। 4G नेटवर्क को लेकर ये मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उस पर एडजुडिकेशन होना बाकी है, उस पर उनका बयान आया था। तो ये सारी चीज़ों के बीच में और ऐसी खबरें भी आ रही हैं, कुछ लोगों से मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि जीएस मुर्मू हमेशा अपने फाइल्स घर पर बुला लेते थे और बीवीआर सुब्रमण्यम को ये लिख के कह देते थे कि द फाइल इज़ रेडी फॉर नेसेसरी एक्शन। तो इस बात को लेकर एक
टकराव की स्थिति प्रिंसिपल सेक्रेटरी में और एलजी में लगातार देखने को मिली। लेकिन ये टाइमिंग कोइंसिडेंटल नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक ऐसा समय है जब वहाँ पर एक पॉलिटिकल प्रोसेस की शुरुआत कही जा रही है। मनोज सिन्हा आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला के बहुत करीबी माने जाते हैं, और अब वहाँ पे एक पॉलिटिकल प्रोसेस जब शुरू हो रहा है तो ये माना गया है कि मुर्मू जो ब्यूरोक्रेट थे, अगर ब्यूरोक्रेट को अगर पॉलिटिकल अपॉइंटी से रिप्लेस किया जाएगा तो वहाँ का जो राजनीतिक प्रोसेस है उसको शुरू करने में आसानी होगी। तो शायद एक ये कारण है जिसकी वजह से मनोज सिन्हा को भेजा जा रहा है। ही हैज़ अ वेरी गुड रैपो विद फारूक अब्दुल्ला एंड मे बी ही विल मेक थिंग्स ईजियर। और जिस तरीके से अब्दुल्ला फैमिली ने अपने आप को इस पूरे पिछले 6-7 महीनों में कंडक्ट किया है, और जिस तरीके से जो बयान अभी आए हैं पिछले दिनों, चाहे वो उमर अब्दुल्ला का लेख हो, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला ने जो वेबिनार में बोला हो, तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरुआत होने की बात बार बार कही जा रही है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस नहीं मिल जाता। तो जो पॉलिटिकल प्रोसेस की शुरुआत है, और उससे भी ज़्यादा बड़ी बातें हैं कि जो वहाँ सारी चीज़ें बंद थी, चाहे वो कम्युनिकेशन नेटवर्क हो, चाहे लोगों के जो विपक्षी नेता हैं उनके डिटेंशंस का मामला हो, अभी डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज वहाँ पर चल रही है, और पोल्स कराने की बात कही जा रही है, चुनाव की बात कही जा रही है। तो ऐसे में पॉलिटिकल प्रोसेस जब शुरू होगा तो आपको एक पॉलिटिकल अपॉइंटी की शायद ज़रूरत पड़ेगी जो कि वहाँ के राजनीतिक प्रोसेस को समझ सके, और ख़ासकर विपक्षी पार्टियों के साथ मिलके। तो ऐसा मानना है कि शायद मनोज सिन्हा इस काम को ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। लेकिन ये भी बता दें आपको कि ऐसी खबरें आ रही हैं जिसे मैं कंफर्म नहीं कर सकती हूँ कि जीएस मुर्मू को अब शायद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बनाया जाएगा, क्योंकि राजीव महारिषि का टेन्योर कुछ दिनों में खत्म होने वाला है। बट दिस इज़ ऑल स्पेकुलेशन, दीज आर ऑल stories which are in the air right now. There's no confirmation, but as of now what is happening in Jammu Kashmir doesn't look very easy. But yes, there is a beginning of the political process which perhaps now will be initiated by Manoj Sinha. इस पर आपका क्या फीडबैक है ज़रूर बताइएगा। मैं आपको अगली खबर की ओर लेकर चलती हूँ। अगली खबर भी हमारी कश्मीर मुद्दे को लेकर ही है। कल जब पहली वर्षगांठ थी धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटाए जाने की, तो बहुत स्मार्टली पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने उस चीज़ को कोइंसाइड करने की कोशिश किया कि जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग है उसमें कश्मीर का मुद्दा गरमाए। और चाइना के कहने पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक चिट्ठी लिखी यूनाइटेड नेशंस और सिक्योरिटी काउंसिल को, और उसमें ये कहा कि कश्मीर के मुद्दे को डिस्कस करना चाहिए। लेकिन आपको बता दें जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, यानी कि यूएस, यूके, फ्रांस और रशिया, इन चारों मेंबर्स ने ये कहा कि कश्मीर इज़ नॉट एन इंटरनेशनल इशू, इट इज़ एन इशू बिटवीन द 2 नेशंस, दैट इज़ इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड इट शुड बी डिस्कस्ड बायलैटरली। यानी कि द्विपक्षीय वार्ता के तहत ही जम्मू कश्मीर की बातचीत का दरवाज़ा निकल सकता है, इसको हम इंटरनेशनल टेबल पर नहीं डिस्कस कर सकते हैं। ऐसी बातें एक स्मार्ट मूव के तहत बहुत सारे डिप्लोमेट्स ने ये कहा है कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ मैच फिक्सिंग विच इमरान खान वांटेड टू कोइंसाइड विद द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। लेकिन आपको ये बता दें कि भारत ने इसका करारा जवाब दिया है, और जो एमईए का जो स्टेटमेंट है अगर मैं आपको पढ़ के बताऊं तो एमईए ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा है कि दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट चाइना हैज़ sought to raise a subject that is an internal matter of India. We firmly reject China's interference in our internal affairs and urge it to draw proper conclusions from infructuous attempts. यानी कि पहली बार पाकिस्तान ने ये कोशिश नहीं की है। आपको ये भी बता दें कि पिछले 1 सालों में तीसरी बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने ये कोशिश किया है, एंड एट द बिहेस्ट ऑफ चाइना की कश्मीर के मुद्दे को वो इंटरनेशनल टेबल पर लेकर आएँ। और आपको अगर ध्यान हो कि पिछले जो इमरान खान के जो कमेंट्स हैं, उन्होंने ब्लड बाथ तक की बात कही है, एक खून खराबे की बात कही थी कश्मीर में, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को उन्होंने कहा, और कश्मीर के मुद्दे को जिस तरह से उन्होंने एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद उठाया है, तो वो इमरान खान अपना एक बहुत बड़ा फॉरेन पॉलिसी अचीवमेंट भी मानते हैं। तो पाकिस्तान अगर अपनी कंस्टिट्यूएंसी को केटर कर रहा है, अगर इमरान खान अपनी कंस्टिट्यूएंसी को केटर कर रहे हैं, तो यहाँ पर भारत ने भी एक करारा जवाब दिया है कि ये भारत का इंटरनल मामला है, अंदरूनी मामला है, और इसमें कोई दखलंदाजी और कोई हक इस समय चाइना का नहीं है और ना ही पाकिस्तान का है। लेकिन इंटरनेशनली जो एक डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग नेशंस की समझ में आ रही है, तो आपको ये बता दें कि इंडोनेशिया
क्योंकि चेयर कर रहा था ये यूएनएससी की मीटिंग जो रोटेशनल चेयर होती है, उसमें वो शुरुआत में देखा गया कि इंडोनेशिया वो सपोर्टिंग पाकिस्तान एंड चाइना, लेकिन बाद में क्योंकि ये क्लोज डोर मीटिंग थी जिसके रिकॉर्ड्स नहीं मेंटेन हुए थे, तो उसमें इंडोनेशिया ने भी बाद में भारत का साथ दिया। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडिंग ऑफ इंडिया देखें तो वो कहीं ना कहीं आज समझ में आता है कि भारत की इंटरनेशनल टेबल पर यूएनएससी में क्या स्टैंडिंग है, कि जब 5 परमानेंट मेंबर्स में से 4 इस समय भारत का साथ दे रहे हैं, तो कश्मीर का मुद्दा इससे साफ झलकता है। इट इज़ अ वेरी बिग इंडिकेशन दैट इट विल नेवर बी डिस्कस्ड एट द इंटरनेशनल टेबल ऑफ यूएनएससी। आज इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया गया है। रही बात इमरान खान की, तो वो इस चीज़ को बार बार अपने इशू को रेज़ करते रहेंगे, क्योंकि उनके लिए ये एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का मुद्दा भी है, वो उनकी फॉरेन पॉलिसी का मुद्दा है। लेकिन अब ये देखना है कि भारत इस चीज़ को कैसे आगे लेकर जाता है। अभी तो एक करारा जवाब दिया है, बट किस ठोस रणनीति से आगे बढ़ता है उस पर सारी निगाहें टिकी होंगी। इस पर आपका क्या सोचना है, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तीसरी खबर की ओर चलते हैं। हमारी तीसरी खबर है भारत चाइना का जो गतिरोध बना हुआ है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, उसको लेकर आज एक बहुत चौंकाने वाली चीज़ सामने आई। जो बातें विपक्षी दल और मीडिया के बहुत सारे लोग इस बात को बार बार कह रहे थे कि जो चाइना के जो ट्रूप्स हैं, चाइना के जवान हैं, वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर घुस आए हैं, जिस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ऑल पार्टी मीटिंग में बिल्कुल नाकार दिया था। उन्होंने कहा कि देयर इज़ नो इंट्रूजन, देयर इज़ नो इरेक्शन ऑफ एनी पोस्ट। उन्होंने कहा कि ना तो कोई पोस्ट वहाँ पर बनाया गया है, ना किसी तरीके का घुसपैठ हुआ है। इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। लेकिन अगर आप डिफेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाएं, और अगर आपने उसको 2 दिन पहले देखी होती, तो जो खबरें अब आ रही हैं कि डिफेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर इस चीज़ को लिखा गया था। क्या लिखा गया था, अब उसको आपको एक एक करके बताती हूँ। उससे आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि चाइनीज़ इंट्रूजन वाकई में मई के महीने में हुआ था और कितना सीरियस था, वो इस बात का भी मेंशन हुआ है इसमें। अब डिफेंस मिनिस्ट्री की एक वेबसाइट है जिसका एक सेक्शन है, राइट हैंड साइड में होता है व्हाट्स न्यू। उस व्हाट्स न्यू सेगमेंट में जो बातें लिखी गई हैं, वो एक पहला ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है इस बात का कि दैट देयर वाज अ चाइनीज़ एग्रेशन इन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन ईस्टर्न लद्दाख। अब उस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा गया है आपको पढ़ के बताती हूँ। Chinese aggression is increasing along the line of actual control in Galwan Valley since May 5th. Chinese side has transgressed in areas like कुंगरांग, नाला, गोगरा एंड नॉर्थ बैंक ऑफ पैंगोंग सो लेक। इस बात को मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। सारे मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने भी इस बात को कहा है, जो रिटायर्ड एक्सपर्ट्स हैं उनका ये बार बार कहना था कि जो कुंगरांग नाला एरिया है, गोगरा एरिया है, पैंगोंग सो का एरिया है, वहाँ पर जो चाइनीज़ एग्रेशन है बहुत ज़्यादा है। और गलवान वैली का एरिया, वहाँ पर एग्रेशन 5 मई से लगातार बना हुआ है। इसके बाद आपको ये बता दें, इस पूरे डॉक्यूमेंट का जो टाइटल था, वो टाइटल था चाइनीज़ एग्रेशन ऑन LAC। और जो आपको मैंने बताया कि व्हाट्स न्यू सेक्शन में इस डॉक्यूमेंट को पहले अपलोड किया गया था। इसके अलावा एक और बात उसमें लिखी गई थी डिसएंगेजमेंट को लेकर, वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि वाइल एंगेजमेंट एंड डायलॉग एट मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक लेवल इज कंटिन्यूइंग, प्रेजेंट स्टैंड ऑफ इज लाइकली टू बी प्रोलॉन्ग। यानी कि एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के जरिए डिफेंस मिनिस्ट्री इस बात को मान रही है कि जो ये स्टैंड ऑफ को लेकर जो बातचीत चल रही है मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल पर, ये एक लंबे दौर की बातचीत है और प्रोलॉन्ग हो सकती है। और जो ये खबरें आ रही थी कि हम एडवांस विंटर स्टॉकिंग के लिए तैयार हैं, हमारी जो सेना है वो जाड़े में कैसे इस पूरी स्थिति से निपटना है उसको लेकर तैयारी कर रही है, तो वो सारी खबरें आज प्रूव हो गया कि वो गलत नहीं है, क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री का डॉक्यूमेंट इस बात को कहता है। आपको ये भी बता दें कि इसमें साथ में ये भी लिखा है कि द सिचुएशन इज सेंसिटिव एंड रिक्वायर्स क्लोज मॉनिटरिंग, यानी कि इसको क्लोजली मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है, बहुत संवेदनशील मामला है। और लेकिन जो इससे भी चौंकाने वाली बड़ी बात है वो ये है कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट है उससे इस पेज को अब हटा दिया गया है। और एक सोर्सेज के हवाले से जो खबर आ रही है कि डिफेंस मिनिस्ट्री के जब ऑफिशियल से ये पूछा गया कि आपने वो डॉक्यूमेंट क्यों हटा दिया, तो उनके पास सिर्फ एक जवाब था कि मैंने वो डॉक्यूमेंट नहीं देखा, इसलिए मुझे पता ही नहीं कि वो अपलोड हुआ था या नहीं हुआ था। सो इट्स एवरीथिंग इज देयर बिफोर द आइज ऑफ द पीपल, दे कैन डिस्कस नाउ, दे कैन इमेजिन व्हाट हैज एक्चुअली गॉन रॉन्ग। एंड इन द फर्स्ट ऑफिशियल एडमिशन बाय द डिफेंस मिनिस्ट्री इस बात का बिल्कुल क्लैरिटी इस बात को लेकर मिल गई है कि देयर वाज अ चाइनीज़ एग्रेशन, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी सेना घुसी थी। और इस बात को जो बार बार प्रधानमंत्री कह रहे थे कि नहीं ऐसा कोई इंट्रूजन नहीं हुआ है,
आज वो झूठ साबित होता है सरकार का। और एक बार नहीं, इसको विपक्षी दल ने, राहुल गांधी ने भी आज इसको ट्वीट किया है कि वाई इज पीएम लाइंग, यानी कि नरेंद्र मोदी झूठ क्यों बोल रहे हैं, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। तो अब अगर मॉनसून सेशन पार्लियामेंट का शुरू होता है, अब देखना यह होगा कि इंडो चाइना स्टैंड ऑफ को लेकर कोई बहस इस पर होती है, सरकार इस पर किस तरह से क्लैरिटी देती है, क्योंकि कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट कहीं से नहीं आ रहा था, एक्सेप्ट फॉर वन और टू हियर एंड देयर स्टेटमेंट, समटाइम्स बाय राजनाथ सिंह और समटाइम्स बाय द जो नॉर्दर्न आर्मी के कमांडर हैं वाई के जोशी, उनकी तरफ से एक बयान आया था, वरना कोई ऑफिशियल सोर्सेज या ऑफिशियल स्टैंड किसी के तरफ से नहीं मिला है, सिवाय जो प्रधानमंत्री का एक वक्तव्य था जो कि वो अभी झूठ साबित हुआ है अगर आप इस डिफेंस मिनिस्ट्री के डॉक्यूमेंट को देखें। तो जो इंडो चाइना स्टैंड ऑफ है ये साफ हो गया है कि बहुत लंबा चलने वाला है, जल्दी खत्म नहीं हो रहा है। लेकिन भारत जो ईस्टर्न लद्दाख में जो इंट्रूजन्स हैं उनको लेकर कितना असर्टिव हो पाता है, कितना फर्मली इन बातों को रख पाता है, क्योंकि बातचीत अभी चल रही है और बार बार जो स्टेटस को के बहाल करने की मांग की जा रही है कि जो 5 मई के पहले की जो पोजीशन थी, विल इंडिया सक्सीड इन डिमांडिंग अ स्टेटस को एंड विल चाइना अग्री टू इट, दैट्स अ $1 मिलियन क्वेश्चन। इस पर आपका क्या सोचना है, फीडबैक दीजिएगा। मैं अगली खबर की ओर चलती हूँ। अगली खबर, जो बाई मंथली आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग होती है, आज उसका अनाउंसमेंट था जिसमें कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने कुछ अनाउंसमेंट्स किए। उसमें ये कहा गया कि जो रेपो रेट है और रिवर्स रेपो रेट है उसे बदला नहीं गया है। अब आपको बता दें कि फरवरी से अगर आप देखें तो जो रेपो रेट है वो अभी तक बदला नहीं है, वो 4% पर ही है, और रिवर्स रेपो रेट की अगर हम बात करें तो वो 3.3% पर ही बना हुआ है, यानी कि क्रेडिट लेंडिंग में और उसमें कोई बदलाव नहीं है और उसको लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया है। और जिस बात का हवाला दिया है शक्तिकांता दास ने, उन्होंने कहा है कि कोरोना की महामारी को देखते हुए हम अपनी इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ाएं, ग्रोथ को कैसे आगे लेकर जाएं, इसकी वजह से रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट है उसको बदला नहीं गया है। और 115 बेसिस पॉइंट्स का अभी आपने देखा कि उसमें बदलाव आया था रिवर्स रेपो रेट में, तो उसको लेकर कोई बदलाव नहीं है। लेकिन जो आज की हाईलाइट थी, इसके अलावा भी 2-3 पॉइंट्स हैं मैं आपको बताऊंगी, लेकिन जो सबसे बड़ी हाईलाइट थी वो ये थी, गोल्ड लोन्स को ईज आउट किया गया है, यानी कि अगर आप सोना गिरवी रखते हैं तो उसका लाभ आपको मिल सकता है, 90% तक मिल सकता है। अभी तक अगर आप गोल्ड की जो गाइडलाइंस देखें गोल्ड लोन्स की, तो उसमें 75% तक हमें इसका फ़ायदा मिलता था। अब अकॉर्डिंग टू द न्यू अनाउंसमेंट विच हैज़ कम दिस मॉर्निंग, आपको 90% तक इसका लाभ मिल सकता है। तो एक ऑब्जेक्टिव है सरकार का कि बहुत सारे लोगों के पास सोना इस समय घर में है, आप अगर अपना कैश इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आपको लोन लेने में हिचक हो रही है, तो आप सोना अपना बैंक में गिरवी रख सकते हैं और उसके बदले में आपको लोन मिल सकता है। क्योंकि बार बार इस बात को कहा जा रहा था कि सरकार लोन की जो पॉलिसी है उस पर चल रही है, लेकिन इतनी अनसर्टेनिटी है, इतनी अनिश्चितता के बीच लोग लोन क्यों लेंगे। तो एक और इंसेंटिव है कि आपके पास, आपके खजाने में, आपके घरों में अगर सोना ज़्यादा अमाउंट में है, ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो आप उसे बैंक में डाल सकते हैं और जिसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो ये एक गोल्ड लोन में जो गाइडलाइंस थी उनमें एक ये बदलाव आज किया गया है। और ज़्यादातर ये माना गया है कि जब कोई भी चीज़ इक्विटी की काम नहीं करती है तो सबसे पहले जो चीज़ काम करती है वो ये है येलो मेटल की, यानी कि सोना आपके काम आता है। तो इसको अगर आप बैंक में डालेंगे तो उसका हो सकता है आपको फ़ायदा मिले। लेकिन इसके अलावा कुछ और अनाउंसमेंट्स भी शक्तिकांता दास ने किए। वो ये था कि किस तरह से एमएसएमई के लोन्स को और कॉर्पोरेट लोन्स को रीस्ट्रक्चर किया जाए, क्योंकि जो भी अभी तक आर्थिक पैकेज अनाउंस किया गया था तो उसमें बार बार ये कहा जा रहा था क्योंकि सेक्टर स्पेसिफिक लोन नहीं दिया गया किसी को, तो उसमें बहुत ज़्यादा राहत चाहे कॉर्पोरेट्स हो चाहे एमएसएमईज हो उनको नहीं मिल रही थी। तो आज एक वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ कॉर्पोरेट लोन्स एंड एमएसएमई लोन्स की बात कही गई है। तो इसको लेकर जो मार्केट्स हैं दे वर इन द ग्रीन्स, मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखा है, लेकिन अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है क्योंकि रीस्ट्रक्चरिंग के बाद भी बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी ऐसी एंटिटीज़ हैं जो कि बंद हो चुकी हैं, वो कैसे शुरू होंगी। स्टार्टअप्स को लेकर भी बात कही गई है कि बार बार स्टार्टअप्स को एक ऐसा इंसेंटिव दिया जाए जिससे कि एंटरप्रेन्योरशिप इसमें बढ़े। तो इसको लेकर अभी भी अनसर्टेनिटी है। लेकिन जहाँ तक आज का अनाउंसमेंट है तो गोल्ड लोन्स को लेकर जो एक रिविजन आया है उससे एक पॉजिटिव सेंटिमेंट ज़रूर
जुड़ा हुआ है। लेकिन शक्तिकांता दास जो भी कहें, लेकिन जो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी है, फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी है, वो अभी भी कहीं से स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहे हैं। जैसा कि बार बार हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और वित्त मंत्री कहती रहती हैं कि हमारे जो इकोनॉमी के फंडामेंटल्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई है, लोगों के घरों में खाने को नहीं है, और अनिश्चितता का एक दौर है जब लोग शहर में भी जहाँ से काम कर रहे थे वहाँ से वो अपने गांव लौट चुके हैं। तो इन सारी बेसिक चीज़ों को कैसे इसकी भरपाई की जाएगी? लोगों के हाथ में जो कैश देने की बात कही जा रही थी, आए दिन इस बात को चाहे वो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर्स हों, बार बार इस बात को कहा जाता है कि देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू पुट इमीडिएट कैश इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। तो उन सारी चीज़ों को लेकर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है। और आज भी जो आरबीआई मॉनेटरी कमेटी का जो अनाउंसमेंट है वो सिर्फ लोन्स के रिस्ट्रक्चरिंग की बात करता है, गोल्ड लोन्स की बात करता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप अनिश्चितता को, एक जो अनसर्टेनिटी है उसको अगर आप सर्टेनिटी में बदलेंगे तो लोगों का जो पॉजिटिव सेंटिमेंट है वो आप कैसे क्रिएट करेंगे जब सारी चीज़ें सिर्फ लोन पे ही आधारित हैं। तो लोन इस समय सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आदमी अपने घर से निकलकर बैंक जाएगा और क्या उसके पास ऐसा इंसेंटिव उसको दिया जाएगा कि वो लोन इस समय ले और अपने घरों को खरीदने में या कारों को खरीदने में, यानी कि इन्वेस्टर सेंटिमेंट को कैसे इस समय प्रॉप अप किया जाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसका आंसर हमें अभी आरबीआई गवर्नर ने भी आज की पॉलिसी अनाउंसमेंट में नहीं दिया है। इसको लेकर आपका क्या सोचना है ज़रूर बताइएगा। हम अगली खबर की ओर चलते हैं। आज की आखिरी खबर हमारी कोरोना अपडेट्स को लेकर है, और कोरोना के मामले जिस तरह से, संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते चले आ रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 20 लाख का आंकड़ा इन्फेक्टेड केसेस का भारत में लगभग आ चुका है। लगभग 40,000 तक मौतें हो चुकी हैं। और टोटल टैली की अगर मैं बात करूं तो इस समय टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्टेड केसेस 19,64,536 कोरोना के इन्फेक्टेड केसेस हैं। और आज ही आपको बता दें, अभी थोड़ी देर पहले की खबर है कि सेंटर ने जो एक बड़ा कोविड पैकेज रिलीज़ किया था राज्यों के लिए और यूटीज़ के लिए, तो उसके सेकेंड इंस्टॉलमेंट को आज केंद्र सरकार ने रिलीज़ किया है। और वो अमाउंट है 890.32 करोड़ का ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट है जो राज्यों को दिया जाएगा। अभी थोड़े दिन पहले ही वो खबर आ रही थी कि जिसमें कि फाइनेंस सेक्रेटरी ने इस बात को कहा था कि जो राज्यों का जो जीएसटी का भुगतान है वो नहीं कर पाएंगे। तो ये जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट की पेमेंट है, इससे कितनी राहत राज्यों को और यूटीज़ को पहुंचेगी ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से जो कोरोना का संक्रमण है जो बढ़ रहा है, लोग बात ये कह रहे हैं कि हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन इसको लेकर अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसलिए नहीं आया है क्योंकि सेरो सर्वेज अभी भी चल रहे हैं। और सेरो सर्वेज, जब तक कई राउंड्स के सेरो सर्वेज नहीं हो जाएंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि सरकार इस बात को ऑफिशियली अनाउंस भी करेगी कि क्या ये कम्युनिटी स्प्रेड था, क्या हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ चुके हैं। तो ये जो अनाउंसमेंट्स हैं इसको लेकर अभी सरकार की तरफ से क्लैरिटी नहीं है। आज अहमदाबाद की से भी जो श्रेया हॉस्पिटल है वहाँ से एक बहुत दुखद एक खबर आई थी कि आईसीयू में कोविड-19 का जो हॉस्पिटल था वहाँ पर 8 लोगों की मौत हो गई क्योंकि एक पीपी किट पहने हुए एक कर्मचारी था जिसमें आग लगी और वो आग बुरी तरह फैल गई और उसमें कई लोगों की मौत भी हो गई है। लगभग 8 मरीज़ ऐसे थे जिनकी मौत हो गई है जो कि कोविड वार्ड में थे। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ संक्रमण इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, दूसरी तरफ अस्पतालों की जो हालत है वहाँ बिल्कुल फुल टू द कैपेसिटी इस समय हॉस्पिटल्स हैं। और कैसे इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जाएगा, कैसे मरीज़ों को आप कंट्रोल करेंगे। और जहाँ तक पीपीई किट्स का सवाल है, डॉक्टर्स भी जिस लचर अवस्था में इस समय काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स की लगातार मरने की भी खबरें आ रही हैं। तो एक स्ट्रेस, एक तनाव डॉक्टर्स के ऊपर तो है ही, साथ में जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं उन पर एक स्ट्रेस नज़र आ रहा है। और जिस तरह से लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है तो किसी भी देश के पास मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कोई भी जवाब इस समय है। हालांकि 140 से ज़्यादा वैक्सीन ट्रायल्स इस समय चल रहे हैं। अलग अलग देश अलग अलग दावे कर रहे हैं। कभी रशिया दावा करता है, कभी यूके दावा करता है, कभी यूएस दावा करता है, भारत के भी अपने दावे हैं। लेकिन इस चीज़ को लेकर कोई निश्चितता अभी नहीं है, बिल्कुल अनसर्टेनिटी है कि अर्लीस्ट वैक्सीन कब तक आएगा। और वैक्सीन आ भी जाएगा तो आम लोगों के हाथ में वो वैक्सीन कब लगेगा। तो बिल्कुल एक अनिश्चितता का दौर चल रहा है। लेकिन कोरोना ने सबकी ज़िंदगी बेहाल कर दी है। इट्स नॉट फेक की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर @neelu317. There's an email ID flashing on your screen. You can send us your feedback on that particular address. Thanks for watching. It's not fake.